printf फंक्शन। तो हमने printf के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग printf फंक्शन। तो printf f यहाँ पर है formatted, as you can see here. print means print, f means formatted, तो print formatted इसका अगर फुल वर्जन हम देखेंगे print f का, राइट। तो print f फंक्शन जो है वो आपको एलो करता है टू प्रिंट टेक्स्ट नंबर्स और कैरेक्टर से डिफाइन की गई है किसमें, हेडर फाइल में stdio.h हेडर फाइल जो है उसमें ये फंक्शन डिफाइन की गई है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला कि ये जो printf फंक्शन है, जब आप ये यूज करोगे अपने सी प्रोग्राम्स में तो आपको इंक्लूड करना पड़ता है stdio.h, राइट, क्योंकि डेफिनेशन उसी में है इस फाइल का। तो अगर हम देखेंगे कि कैसे लिखते हो आप printf, तो printf लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हो फॉर्मेट स्ट्रिंग और फिर आर्ग्यूमेंट्स, राइट। फिर से मैं रिपीट करूंगा आपके लिए कि printf जब आप लिखोगे ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे पहले तो डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग और फिर कामा, एक ही कामा जरूरी नहीं है, कामा के बाद यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आपके पास एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। तो ये जो आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका होता है प्लस दूसरा तीसरा जितने भी आपको यूज करने होंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियोस में हमने देखा था जब हमने प्रिंट पहली बार किया था एडिशन वाले प्रोग्राम में, तो हमने यहाँ पर लिखा था %d, यानी कि एक ही हमने एक फॉर्मेट, वहां पर हमने देखा था कि %d को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, से इंटीजर्स के लिए %d, %f फॉर फ्लोट्स एंड %c फॉर कैरेक्टर्स। तो अगर आप चाहते हो प्रिंट करना इंटीजर तो आप यूज करते हो %d, तो वो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बनेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन जहाँ पर आपके पास एक या एक से ज्यादा ये हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल बनाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं बल्कि फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा है। स्ट्रिंग कुड बी वन फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लस अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वो आपको लिखने होते हैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल %d, जो कि हम आगे इसी स्लाइड में देखेंगे, राइट। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का कलेक्शन, और जितने आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पर लिखोगे उतने ही आपको आर्ग्यूमेंट्स या वैल्यूज या वेरिएबल्स यहाँ पर कामा के बाद लिखने हैं, एंड द नंबर शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब यहाँ पर लिखा है मैंने कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर स्पेशल प्लेस होल्डर्स। ये क्या होते हैं, स्पेशल प्लेस होल्डर्स, ठीक है ना, यानी कि ये खाली प्लेस होल्डर्स का काम करते हैं, जो एक्चुअल आपके पास वैल्यू होती है प्रिंट करने के लिए वो आप बाहर लिखते हो। ये मैंने पिछली बार आपको क्लियरली बोला था कि ये printf का एक फॉर्मेट है, सिंटैक्टिक रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई दोगे और बाहर जाके क्या लिखोगे, फिर उस वेरिएबल का नाम जो आपको प्रिंट करना होगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट या वैल्यू लिखोगे वो वही प्रिंट हो। जैसे पिछली एग्जाम्पल में एडिशन का जो मैं रेफरेंस आपको दे रहा था उसमें हमने लिखा था c, हम प्रिंट कर रहे थे c = a + b, तो c में हमारे पास वैल्यू क्या आ गया था 30। तो अगर मैं यहाँ पर c लिखता तो वो c ही प्रिंट होता ना कि 30। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उस एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा था लिखूंगा %d, वो प्लेस होल्डर बनेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो कामा के बाद जो आपने c लिखा था उस टाइम वही c का वैल्यू प्रिंट होगा। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आएगा। तो इज्यूम हमने किया है यहाँ पर एक इंटीजर सेल a नाम की या वेरिएबल उसको बोल सकते हैं, उसमें वैल्यू 10 है। इसी तरह से फ्लोट एक और वेरिएबल और ये उसका वैल्यू है, और कैरेक्टर टाइप c हमने एक वेरिएबल लिया है उसमें s, ठीक है, तीनों को हमने इनिशियलाइज किया है सो दैट हम अंडरस्टैंड करें कि printf कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर आपको समझाया। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि जब आप असाइन करते हो ना कैरेक्टर में कोई वैल्यू तो सिंगल कोट्स में, ताकि वो वेरिएबल ना लगे कंपाइलर को। जैसे अगर मैं यहाँ पर s विदाउट कोट्स रखूंगा तो वो p या a या c जैसा ही वेरिएबल होगा कंपाइलर के लिए। तो टू डिफरेंशिएट इट मैंने इसको क्या किया है, सिंगल कोट्स में लिखा है, राइट। तो अब आप देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर जिनकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो क्या हो सकता है %d डेसिमल या इंटीजर %i, ठीक है ना। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो ये प्रिंट क्या करता है, इंटीजर, ठीक है। फिलहाल साइन को छोड़ा, आप कंसंट्रेट करो, इंटीजर ही प्रिंट करता है। लिखने का तरीका क्या है, printf फिर ब्रैकेट्स के अंदर और कोड्स के अंदर %d, एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि %d जो है वो हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर या फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर। तो यहाँ पर मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि आपको क्या प्रिंट करना है, एक इंटीजर वैल्यू
और फिर वो कामा, कोट से बाहर निकल के कामा और फिर ए आप लिखते हो वो सेल जिसका की वैल्यू आपको प्रिंट करना है। अगर आप ये सक्सेसफुली रन कर पाए ये प्रोग्राम तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉर दिस इंस्ट्रक्शन इट शुड बी 10 कि 10 इसका वैल्यू है विच इज ट्रू इन दिस केस। आपको समझा है? इसी तरह से %f हमने यहाँ पर लिखा है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या करता है प्रिंट। तो लिखने का तरीका क्या है? printf %f, ये फिलहाल आप भूल जाओगे, .2 ये मैं आगे जाके आपको बोलूंगा। तो सिंपली यू विल हैव टू रिमेंबर कि %f हम यूज करते हैं फॉर फ्लोट्स, ठीक है ना यहाँ पर। तो और b में क्या करूंगा, b उस वेरिएबल का नाम है जो आप प्रिंट करना चाहते हो। अब यहाँ पर चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स के केस में वैल्यू आपका फ्लोट हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 3.14 और भी 2-3 डिजिट्स हैं, तो उनको कट शार्ट करने के लिए .2 मीन 2 डिजिट तक ही आपको जाना है, ठीक है ना। ये मैं आगे और आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा उसमें। सो अगर आप लिखते हैं ना यहाँ पर %f खाली और b, फिर ये सारा वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होता है। .2 से ये हुआ कि 2 ही डेसिमल पॉइंट्स तक ये आउटपुट दिखाएगा, राइट। इसी तरह से %c हम किसके टाइम यूज करते हैं? कैरेक्टर के टाइम। फॉर दैट वी राइट प्रिंटर %c और फिर कामा करके उस सेल का नाम जो आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर c सेल का नाम है या वेरिएबल का नाम है, और उसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा? s। आपको आया समझ? अब यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या बनेगा यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, कि अगर मैं लिखूंगा printf %d %f %c, यानी कि तीनों को डबल कोट्स में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तीनों को डबल कोट्स में लिखूंगा। फिर कामा के बाद लिखूंगा a, b, c, ठीक है ना। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पर भी एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि एक ही printf में 3 भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा %d उसी के साथ विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कामास, ठीक है ना। %d या अगर आप चाहते हैं वो भी हम आगे जाके करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग फर्दर। तो %d फिर जैसा आप फॉर्मेटिंग चाहते हो या नहीं चाहते हो वो, फिर %f और फिर %c। आपको समझ आया? यानी कि तीनों में लिखूंगा। अब ख्याल रखना है आपको, अगर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करोगे यानी कि 2-3 आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इकट्ठे लिखे, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में लिखे, फिर कामा के बाद उतने ही वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर a, b, c आएगा, क्योंकि 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपने दिए, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे रिलेटेड ही टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम कहाँ पर यूज करते हैं? प्रिंटफ। इसीलिए मैं प्रिंटफ में ही इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी जाते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर क्या है? \n \t एंड सो ऑन। अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे क्या \n क्या करता है? इंसर्ट न्यू लाइन, ठीक है ना। अब न्यू लाइन का मतलब होता है अगर आपने कुछ प्रिंट किया फिर आप चाहते हो नेक्स्ट जो आउटपुट हमारा है वो किस पे आए? नई लाइन पे। उसके लिए आप क्या करते हो? यूज न्यू लाइन कैरेक्टर। अब देखो ये एग्जांपल यहाँ पर आप printf हेलो, और हेलो के बाद हमने क्या लिखा है? न्यू लाइन कैरेक्टर फिर वर्ल्ड। तो आउटपुट आप देखो हेलो आ गया, फिर नई लाइन पे क्या प्रिंट हुआ? हेलो, ये ना वर्ल्ड। तो हेलो और वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन पे आ गई। आपको समझ आया? इसी तरह से अगर आप नई लाइन पे नहीं, उसी लाइन में थोड़ा दूर जाके वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हो हेलो के बाद, तो printf हेलो और फिर \t, इसको हम बोलते हैं \t को हॉरिजॉन्टल टैब, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। आपको समझा है? अब आप गौर करो यहाँ पर, अगर मैं \n के बदले क्या लिखूंगा? n खाली, तो ये क्या लिखेगा? हेलो, फिर लिखेगा n और फिर लिखेगा वर्ड। सो ये स्लैश डालने से, बैकस्लैश डालने से इसके साथ n के साथ इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ना ये बैकस्लैश रहता है और ना ये n रहता है, यानी कि ना प्रिंट होगा बैकस्लैश ना प्रिंट होगा n, बल्कि ये एक कैरेक्टर, कहने को तो 2 कैरेक्टर्स है बैकस्लैश और n, लेकिन हमें इसको क्या पढ़ना है? एज ए सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पर जैसे इसने लिखा है कॉम्बिनेशन, सिंगल लेटर या लेटर कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ही होगा, ठीक है। \n, ना ये बैकस्लैश है ना ये n है, बल्कि \n, और ये 2 कैरेक्टर नहीं एक ही, ये आपको ख्याल रखना है। और उससे क्या पता चलता है कंपाइलर को कि मुझे इंसर्ट करनी है नई लाइन, जहां पर ये आएगा printf में। scanf में ये सब चीजें यूज नहीं होती, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग में printf फंक्शन में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे \n, इसी तरह से अगर मैं t सिंपली लिखूंगा तो t प्रिंट करेगा, \t से इसका मतलब ही चेंज होगा कि ये क्या करेगा? टैब कैरेक्टर प्रिंट विच इज अ सेट ऑफ स्पेसेस। तो हेलो printf होगा हेलो और फिर स्पेस आएगा सेट ऑफ स्पेसेस और फिर वर्ल्ड। इसी तरह से अगर आपको फॉर एग्जांपल अपने आउटपुट में क्या लिखना है? बैकस्लैश, लेकिन बैकस्लैश हमेशा यूज होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एज एस्केप सीक्वेंस। तो एक बैकस्लैश
किसके लिए, एस्केप सीक्वेंस के लिए दूसरा ये जो बैक स्लैश है ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देखो प्रिंट है बैक स्लैश, ठीक है। फिर क्या दिया है, डबल ये ना बैक स्लैश, ठीक है ना। डबल बैक स्लैश का मतलब हुआ एक तो इसको एस्केप करवाएगा, दूसरा बोलेगा कि ये करना है स्लैश, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट में आप याद रखो कि एक ही बैक स्लैश आप यूज नहीं कर सकते हो। कैरेज रिटर्न बैक स्लैश और से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या प्रिंट, ये प्रिंट एफ में हम यूज करते हैं जस्ट लाइक अदर एस्केप सीक्वेंसेस। अब देखो आप यहाँ पर ये आपका जो कर्सर है ना वो कहाँ पर ले जाता है, सेम लाइन पे, स्टार्ट ऑफ लाइन यानी कि कॉलम पोजीशन फर्स्ट पे, लेकिन सेम लाइन, जैसे न्यू लाइन में हमने देखा नेक्स्ट लाइन के कॉलम पोजीशन 1 पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें जाता है सेम लाइन में। अब देखो आप यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट किया है, हेलो, फिर मैंने कैरेज रिटर्न किया है, उससे क्या होगा, कर्सर जो है आपका वो कहाँ जाएगा, कॉलम पोजीशन 1 पे। अब देखो आप क्या लिखेगा, बाई, उसके बाद बाई आएगा, बी आएगा यहाँ, वाई आएगा, ई की जगह, एल की जगह क्या आएगा, ये ई, और हो जाएगा क्या प्रिंट बाई। तो बाई आएगा ओवरराइट करेगा एच ई और एल को, और बाकी जो एलो है ये वाला एलो ये ऐसे ही बचेगा। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, बाई लो, यानी कि एच ई एल ओवरराइट हो जाएंगे, क्योंकि जब हेलो प्रिंट हुआ था कैरेज रिटर्न से कंट्रोल कहाँ चला गया, कर्सर कहाँ चला गया, उसी लाइन पे जहां पर आपने हेलो लिखा था उसी लाइन के पहले पोजीशन पे। तो एच ई और एल ओवरराइट हो जाएंगे बाई से, और एलो एलो ही रहेगा, राइट। इसी तरह से अगर आप क्या करोगे, बैक स्लैश बी विच इज बैक स्पेस आपको पता है कि एक कैरेक्टर पीछे चला जाता है या उसको डिलीट करता है। अब देखो आप मैंने प्रिंट किया है ए बी सी डी, फिर बैक स्लैश और फिर ई। अब देखो आप ए बी सी बैक स्लैश से क्या हुआ होगा, डी डिलीट, और फिर ई वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पर लिखा था। तो इस बैक स्लैश बी से हमने डी को क्या किया, डिलीट शॉर्ट में, राइट। एंड लास्टली जो एस्केप सीक्वेंस, एक फेमस एस्केप सीक्वेंस है वो है बैक स्लैश ए विच जनरेट्स अ बीप साउंड या अलर्ट, इसलिए बैक स्लैश ए। तो प्रिंट एफ आपको लिखना है बैक स्लैश ए, ठीक है ना। अगर आप ये करोगे और आपको बीप सुनाई ना दे, जो कि होना चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए बीप, अगर नहीं तो आप मल्टीपल बैक स्लैश ए प्रिंट करोगे, यानी कि प्रिंट एफ बैक स्लैश ए बैक स्लैश ए बैक स्लैश ए एंड सो ऑन, ठीक है ना, सो दैट थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाए आपका बीप और आपको सुनाई दे, राइट। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्रिंट एफ में। दैट इज वाई वी discuss them along with printf, राइट। इसी तरह से अगर आपको क्या करना होगा, ये डबल कोट, ये वाला डबल कोट। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है ना स्टार्टिंग कोट, ये इसका एंड वाला कोट है, यानी कि प्रिंटफ में आपको पहले ही बोला गया है कि जो भी आपको प्रिंट करना है प्रिंटफ के थ्रू आपको क्या करना है, विद इन डबल कोट्स। अगर अब आप ये वाला डबल कोट ऐसे ही लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल हेलो के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक क्या आ जाए, ये ना डबल कोट, तो वो नहीं, स्ट्रिंग प्रिंट एफ का जो ओपनिंग ये है कोट कोटेशन मार्क, तो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये फिर आपका कंसिडर नहीं करेगा कंपाइलर, क्योंकि उसके हिसाब से आपका प्रिंट एफ का जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से यहाँ तक ही आया, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि कोई किसी की कोट आपको लिखनी है कि फलाना बंदे ने ऐसा बोला है या ये कोट किया है, तो कोट और फिर इसने क्या लिखा है, देखो ये अपना जो प्रिंटर में आप यूज करते हो कोट कोटेशन मार्क वो ये है, और जो इसका क्लोजिंग करते हो वो ये है, और ये जो दो है ये वाला और ये वाला दोनों के साथ आपने क्या लिखा है, बैक स्लैश, इसीलिए ये हेलो तो आया है और उसके साथ डबल। बाकी आप देखो यहाँ पर भी आपने डबल कोट, लेकिन कहीं आपको डबल कोट नहीं दिखा। So it was by virtue of this backslash quote हम कोट प्रिंट कर पाए प्रिंटफ के थ्रू यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देखो आप हेलो का ये वाला कोट, हेलो का ये क्लोजिंग कोट, ये हमने स्लैश के साथ, ये तो खैर इसके अपने हैं। सेम फॉरवर्ड सिंगल कोट, तो सिंगल कोट ये इसने लिखा है जैसे एपोस्ट्रॉफी, इट इज सी लैंग्वेज, इट इज आपको लिखना IT, ये सिंगल कोट नहीं बल्कि बैकस्लैश सिंगल कोट। आई होप कि आपको ये समझ आया। नाउ गोइंग टू विड्थ, ठीक है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आप प्रिंट एफ लिखते हो और फिर कोई वैल्यू प्रिंट करते हो। यहाँ पर आप कंसंट्रेट करो, ये है ना परसेंट और ये है स्पेसिफायर, ठीक है। इतना ही आप लिखोगे, इतना ही आप, जैसे हमने लिखा परसेंट डी, तो आप लिखोगे और बाद में दोगे वो वैल्यू जो प्रिंट करना है। विड्थ आप अगर नहीं भी दोगे चलेगा, ठीक
ठीक है ना। अब देखो आप अगर आप विड्थ दोगे तो उतने ही कॉलम्स में आपका वो वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंट n मैंने लिया है क्या 200। अब %d आपको ये प्रिंट करके देता, जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखा भी था। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पर %5d। %5d का मतलब होता है इंटीजर जो मैं ये दे रहा हूँ n, या आप कितने कॉलम पोजीशंस में प्रिंट करो या विड्थ इसकी क्या होनी चाहिए 5। आपको समझाया, इसी तरह से ये भी एट दिस पॉइंट हम कोशिश करेंगे, ये जो कोड है ना ये हम कोशिश करेंगे कि ये हम रन करें। उसके लिए जैसे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है डेव C++ का ये एडिटर है, तो यही जो आपने एग्जाम्पल देखा इंट n = 200 फिर 5d पे मैंने ये प्रिंट किया। अब मैं इसको क्या करूँगा रन। अब आप रन करके देखो आप ये 200 आया है, लेकिन यू कैन सी 2 स्पेसेस। अब देखो ठीक है ना, तो आप दो चीजें देख सकते हो यहाँ पर कि ये 200 जो है ना ये कहाँ की तरफ अलाइन हो गया है, राइट की तरफ, और लेफ्ट साइड में इसने 2 स्पेसेस छोड़ी। क्यों 2 स्पेसेस छोड़ी है, क्योंकि मैंने इसको बोला था 5 की विड्थ पे आप इसको क्या करना, विड्थ ऑफ 5। आपको समझ आया। अब देखो उसके बाद मैंने न्यू लाइन किया जो हम अभी कुछ टाइम पहले पढ़ रहे थे, इससे क्या प्रिंट होगा न्यू लाइन, यानी कि कर्सर यहाँ पर चला जाएगा। फिर मैंने क्या लिया है n 2000, तो 2000 इज 4 कैरेक्टर्स है ना, 4 डिजिट्स लॉन्ग। तो ये भी कम पड़ेगा क्योंकि 5 कॉलम्स में जब ये 2000 तो एक कॉलम बचेगा, वो भी कौन सा, राइट वाला, लेफ्ट वाला। और ये आउटपुट जो है बिकॉज इट इज राइट अलाइंड, सेम मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर मैंने क्या लिया 20,000 इज एग्जैक्टली 5 डिजिट्स या इसकी विड्थ, तो वो बिल्कुल सही आया है। आपको समझा। अब देखो आप इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की मैंने 2 लाख यहाँ पर लिया है। 2 लाख की क्या है विड्थ 6, लेकिन मैंने क्या बोला है विड्थ ऑफ 5, लेकिन उसने वहां पर गड़बड़ नहीं की है, उसने सारा। तो यहाँ पर आपका ट्रंकेट आउटपुट नहीं होगा कि आपने 5, तो मिनिमम जितनी लगेंगी ना वो ये लेता है, तो ट्रंकेशन का मसला नहीं है। सिर्फ जब आपने कम दिया, कम डिजिट्स दिए एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव सजेस्टेड, जैसे यहाँ पर %5 आपने लिखा है %5d, तो लेकिन दिए आपने क्या है, देखिए ये 2 को क्या करेगा पैड बाय वाइट स्पेसेस, या जिससे आप बोलोगे। तो यहाँ पर 2 स्पेस ने डाले, यहाँ पर 1 स्पेस, यहाँ पर इसको बराबर आउटपुट था, लेकिन इस केस में आउटपुट तो इसने वो कंपनसेट किया। तो उस केस में आपको ये नहीं कि आधा ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने 5 और 6 डिजिट्स थे, हमने 5 का ही लिखा था। इस केस में बराबर ये क्या लिखेगा, वो सारे वैल्यू के डिजिट्स जो वहां पर, जैसे यहाँ पर 2 लाख में 6 डिजिट्स है, तो वो 6 के 6 ही लिखेगा, राइट। आपको समझाया। तो हम वापस चलते हैं जहां पर हम थे, तो ये वाला एग्जांपल हमने देखा था। अच्छा, ये वाला आउटपुट जो अभी हमने, ये आप देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको रन करके ही दिया था। तो इसी तरह से अब है अलाइनमेंट का मसला, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था। अगर आप लिखते हो विड्थ, खाली विड्थ, तो ये क्या आ जाएगा, तो राइट अलाइंड आ जाता है। अगर आप विड्थ के आगे माइनस लिखोगे तो यहाँ पर वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, ये सिंपली अगर आप माइनस लिखोगे ना यहाँ पर, इट सिंपली मीन्स कि आउटपुट आपका कहाँ आएगा, वो आएगा लेफ्ट अलाइंड, यानी कि वो जो स्पेसेस अभी मैंने दिखाई थी वो कहाँ की तरफ आएंगी, राइट की तरफ, और आपकी वैल्यूज लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, आपको समझ आया। तो ये वो एग्जांपल है। इंट यहाँ पर मैंने लिखा है क्या 20, लेकिन मैंने प्रिंट क्या करवा है -5d। आपको समझ आया। अब देखो, अगर हम वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम में जो हमने अभी देखा था, तो यहाँ पर 5d जहां पर भी है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैंने सब जगहों पे क्या लिखा, ये माइनस सिंपली मीन्स कि वो लेफ्ट अलाइन अब आ जाएगा, जो कि अभी तक क्या आ रहा था, राइट अलाइन, ठीक है ना। बाकी माइनस वो वाला साइन, नेगेटिव वाला साइन नहीं है। देखो आप है ना, यहाँ की तरफ देखो स्पेसेस यहाँ की तरफ खाली है, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट यहाँ लेफ्ट की तरफ आ गया। तो माइनस सिंपली मीन्स कि आपको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है, ना कि कुछ और, ठीक है ना। इसी तरह से एक और जो टॉपिक है विद रिलेशन टू प्रिंटफ, वो है प्रिसिशन का। ये हालांकि जब हमने ये वाला वीडियो स्टार्ट में देखा, तो उसमें जब हमने वो फ्लोट वैल्यू 3.14159 कुछ वैल्यू था पाई का, या क्या वो वैल्यू था वेरिएबल का नाम, तो उसमें हमने देखा था कि अगर आप स्पेसिफायर के साथ क्या दोगे पॉइंट समथिंग, तो वो क्या आ जाएगा, वो
उतना ही प्रिसाइज आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स को डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल, तो फ्लोट क्या है, वैल्यू, तो वैल्यू है 30 पॉइंट दिस 42150, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, परसेंट 6.2 एफ, अगर 6.2 को आप छोड़ोगे तो परसेंट एफ, ठीक, परसेंट एफ मीन्स फ्लोट, 6.2 मीन्स डेसिमल पार्ट जो है, ठीक है ना, वो आप क्या दिखाओगे, 6 डिजिट्स तक, और 0.2 मीन्स ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको मैक्सिमम क्या दिखाओगे आप, 2 ही डिजिट्स तक ये जाना चाहिए। तो आउटपुट मैंने यहाँ पर दिखाया गया 30 पॉइंट, ये हमने बोला इसको 6, लेकिन क्योंकि ये क्या है 2 ही डिजिट्स का, वो 2 डिजिट्स आएंगे, और इन 42150 के पहले क्या आएगा 42, क्योंकि हमने बोला है 2 ही डिजिट्स तक आप फ्रैक्शन पार्ट दिखाना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लिखोगे पाई का वैल्यू 3.14159 और समथिंग वट एवर इट इज, तो आउटपुट आपका आएगा 3.14, क्योंकि 2 ही डेसिमल पॉइंट तक जाने। तो यहाँ पर 0.2 का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स।